गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी कि डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो है यूरिनेशन यानी कि मिक्टुरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, यूरिन के कंपोजिशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो आज की क्लास में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं यानी कि डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने मेंशन किया है। फर्स्ट इज डायबिटीज इंसिपिडस, सेकेंड इज यूरेमिया, थर्ड इज रीनल कैल्कुलाई, फोर्थ pylonephritis, fifth is glomerulonephritis, then we have cystitis and then finally we are having हाइपरटेंशन। तो वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH के कम सिक्रीट होने की वजह से या ADH की एब्सेंस की वजह से होता है। ठीक है, अब ADH की डेफिशिएंसी होने से बेसिकली होता क्या है, ADH जो है वो DCT को और कलेक्टिंग ट्यूब को स्टिमुलेट करता है कि वो एक्स्ट्रा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करे। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जब ADH के इन्फ्लुएंस में होता है तो यूरिन का जो क्वांटिटी है वो रेगुलेट होता है। ठीक है, मतलब यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है। अब मान के चलते हैं कि अगर ADH जो है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, बॉडी में ADH प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो ADH की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि DCT और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो दोनों वाटर का रीएब्जॉर्प्शन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होने से क्या होगा कि जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेट होने की जगह वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डाइल्यूट यूरिन है ये ज़्यादा अमाउंट में क्योंकि अब यूरिन डाइल्यूट है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होता है कि किसी पर्सन को जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। ठीक है, बार बार उसको यूरिन रिमूव करना पड़ता है अपनी बॉडी से, उसको बार बार यूरिन जाने की अर्ज आती है। लार्जर क्वांटिटीज़ में यूरिन जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है इस वजह से, क्योंकि लार्जर क्वांटिटी में वाटर जो है वो यूरिन के फॉर्म में क्या हो रहा है, बॉडी से एलिमिनेट हो जा रहा है। तो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा उसको पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ज़्यादा प्यास लगना और ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिन का एलिमिनेट होना ये डायबिटीज़ इंसिपिडस का सिम्टम होता है। ठीक है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस किसके वजह से होता है, ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है, कई लोग बोलेंगे कि मैम ये भी डायबिटीज़ है और एक और जो दूसरा डायबिटीज़ है वो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये है डायबिटीज़ इंसिपिडस और वो होता है डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, तो डायबिटीज़ जो वर्ड है, डायबिटीज़ का मीनिंग होता है ओवरफ्लो। ठीक है, और इंसिपिडस का मीनिंग क्या है, इंसिपिडस का मीनिंग है टेस्टलेस। ठीक है, तो ऐसा यूरिन जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है लेकिन होता टेस्टलेस है, मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा सॉल्ट्स जो हैं उनका रिमूवल नहीं हो रहा है, उस तरीके का जो डायबिटीज़ होगा या उस तरीके का जो डिजीज़ होगा उसको हम लोग कहेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस। लेकिन जो डायबिटीज़ मेलिटस है, डायबिटीज़ मतलब ओवरफ्लो और मेलिटस का मतलब होता है हनी, तो ऐसा यूरिन मतलब ऐसा डिजीज़ जहाँ पे यूरिन जो है वो स्वीट टेस्टिंग हो, ठीक है, वो डिजीज़ होता है डायबिटीज़ मेलिटस। और उसी को हम लोग बोलते हैं कि भाई नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर हो गया है, क्योंकि ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, ब्लड शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। ब्लड शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या होता है कि वो जो ग्लूकोज है वो यूरिन के साथ बाहर निकलता है, इसलिए यूरिन का जो टेस्ट है वो स्वीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे वाटर का ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है या वाटर ज़्यादा एलिमिनेट हो जा रहा है, इसीलिए इस केस में यूरिन जो है वो टेस्टलेस होगा, इंसिपिडस माने कि टेस्टलेस। ठीक है, तो ऐसा डिजीज़ जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है और वो यूरिन टेस्टलेस है, इस तरीके के डिजीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस बोल रहे हैं। और डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है, ऐसा डिजीज़ होता है जहाँ पे यूरिन तो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता ही है, लेकिन उस यूरिन के अंदर ग्लूकोज
ग्लूकोज ज़्यादा क्वांटिटी में रिमूव हो जाता है और वो यूरिन स्वीट टेस्टिंग होता है, इसीलिए हम लोग उस डिजीज़ को डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। तो इंसिपिडस और मेलिटस दोनों में डिफरेंस है, इसके बीच में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ यूरेमिया। यूरेमिया जो है ऐसा डिजीज़ है जहाँ पर यूरिन में जो यूरिया का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली होता है क्या है, ब्लड में जब यूरिया का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो अगर ब्लड में यूरिया ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट हो रहा है तो फिर उसका एक्सप्रेशन किस में आएगा, यूरिन में भी आएगा। मतलब अगर ब्लड में ज़्यादा यूरिया है तो यूरिन में भी ज़्यादा यूरिया आएगा ही, ठीक है। अब ये जो ज़्यादा यूरिया का कंसंट्रेशन यूरिन में बढ़ जाता है, ये किस लिए होता है, क्योंकि हमारी किडनीज जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। अगर किडनी के अंदर मेल फंक्शनिंग हो रही है, किडनी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो उस केस में क्या होता है कि जो यूरिन है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होने लगता है, या ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिया जो है उसमें एलिमिनेट होने लगता है। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं यूरीमिया, ठीक है। अब यूरीमिया जो है इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस के बारे में हम लोगों ने सभी ने लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में लास्ट क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो डायलिसिस में बेसिकली करते क्या है कि डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो आर्टिफिशियल किडनी के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। कोई जो पेशेंट है जिसको डायलिसिस की ज़रूरत है उसके एक आर्म से, ठीक है, एक हाथ से क्या करते हैं, नीडल्स इंसर्ट करते हैं। नीडल्स जो हैं वो पाइप से कनेक्टेड होते हैं, तो उन नीडल्स के हेल्प से उन पाइप्स में बेसिकली एक पंप अटैच्ड होता है। तो वो जो पंप है वो क्या करता है, पेशेंट की बॉडी से ब्लड को बाहर निकालता है, ठीक है। अब ये ब्लड जो है वो मोटर के हेल्प से बाहर निकलता है, पाइप्स के थ्रू एक डायलिसिस यूनिट के अंदर जाता है। अब ये जो डायलिसिस यूनिट है इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का पूरा चैनल होता है, ठीक है। और उस चैनल के चारों तरफ एक डायलिसिस फ्लूइड होता है। अब ये जो डायलिसिस फ्लूइड होता है इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और हमारे ब्लड के प्लाज्मा का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो सिमिलर होता है। मतलब ये जो डायलिसिस फ्लूइड है ये बेसिकली हमारे ब्लड के जैसा ही एक्ट करता है, ठीक है। अब पेशेंट का ब्लड जो है वो पाइप्स के हेल्प से हो करके डायलिसिस मशीन के अंदर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बने हुए ट्यूब्स होते हैं उनके अंदर जाता है, ठीक है। तो उनके अंदर जब जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है या पेशेंट का जो ब्लड होता है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो भरा हुआ रहता है, लेकिन जो डायलिसिस फ्लूइड रहता है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है, ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और डायलिसिस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है, इस ग्रेडियंट के इफेक्ट में आकर के जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो डायलिसिस फ्लूइड में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। इस तरीके से स्लोली क्या होता है कि जो पेशेंट का ब्लड है उसमें से सारे नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल हो जाता है और ये वेस्ट जो है वो डायलिसिस फ्लूइड में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। अब जब पूरे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाने के बाद में अगेन ट्यूब्स के हेल्प से वो जो ब्लड है वो वापस पेशेंट की बॉडी के अंदर दोबारा से पंप कर दिया जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो इस ड्यूरेशन में ये भी पॉसिबिलिटी है कि ब्लड जो है वो कोएगुलेट कर जाएगा, खून के थक्के जम सकते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए जब ब्लड को पेशेंट की बॉडी के बाहर निकाला जाता है तो एक जगह पर, किसी भी एक जगह पर क्या किया जाता है कि हिपैरिन नाम का जो सब्सटेंस होता है, हिपैरिन नाम का जो केमिकल होता है, ठीक है, उसको जो है ब्लड के साथ मिक्स किया जाता है, क्योंकि हिपैरिन जो है वो नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होता है, मतलब नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में और वो खून के थक्के जमने से रोकता है। तो हिपैरिन को जो है ब्लड के साथ मिक्स किया जाता है सो दैट थ्रू आउट द प्रोसेस ब्लड जो है वो कोएगुलेट ना करे, खून के थक्के कहीं ना जमे। और जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में
इस ब्लड को वापस हमारी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है, तो उस समय पे पेशेंट की बॉडी में डालने के पहले उस ब्लड के अंदर एंटी हिपैरिन को मिला दिया जाता है। तो एंटी हिपैरिन जो है वो हिपैरिन के इफेक्ट को क्या करता है, कैंसिल कर देता है, और ब्लड जो है वो पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद में नॉर्मली कोएगुलेट कर पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको कंप्लीट होने में क्या है, 4 से 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस लेंदी होने के बावजूद भी जिन पेशेंट्स को यूरेमिया है या जिनके बॉडी में किडनी फेलियर हो चुका है, उनके लिए बहुत बड़ा ये बून होता है और बहुत उनकी लाइफस्टाइल जो है, ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है इस चीज़ से, क्योंकि जिनको डायलिसिस करवाना पड़ता है उनको बहुत सोच समझ के चीज़ों को खाना पीना पड़ता है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है पेशेंट की लाइफस्टाइल पर भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट डिजीज़ पर, दैट इज़ द रीनल कैल्कुलाई। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पथरी हो गया है, हिंदी में बोलते हैं ना पथरी हो गया है। तो पथरी होना क्या है, पथरी होने का मतलब ये है कि कोई पर्सन जो है जिसको पथरी हो गई है उसके किडनी के अंदर इनसॉल्युएबल, ठीक है, इनसॉल्युएबल मासेस बन गए हैं, किसके, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स के। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे बॉडी में जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, ऑक्सलेट्स होते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स अगर हमारे किडनी के अंदर जा करके, ठीक है, वो क्रिस्टलाइज होने लगे, क्रिस्टलाइज हो करके छोटे छोटे मासेस बनाने लग जाते हैं, तब वो जो सॉल्ट्स के छोटे मासेस बनते हैं या जो क्रिस्टल्स बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं रीनल कैल्कुलाई, या हिंदी में हम लोग जिसको बोलते हैं कि किडनी में स्टोन हो गया है, किडनी में पत्थर हो गया है, हम लोग जो बोलते हैं ना, तो वो जो किडनी के स्टोन्स होते हैं उन्हीं को हम लोग बेसिकली रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। ठीक है, तो रीनल कैल्कुलाई का क्या किस तरीके से फॉर्मेशन होता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं, अगर वो हमारी किडनी के अंदर जाकर के क्रिस्टलाइज होने लगे, क्रिस्टलाइज होकर के छोटे छोटे मासेस बनाने लग जाते हैं, तब उस मास को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कैल्कुलाई। ठीक है, तो रीनल कैल्कुलाई का साइज जो है वो बहुत डिफरेंट होता है, किसी पर्सन के अंदर या तो कैल्कुलाई बहुत छोटा बनेगा और किसी पर्सन के अंदर रीनल कैल्कुलाई बड़ा भी बन सकता है। ठीक है, अब रीनल कैल्कुलाई हो गया है, इसका पता कैसे चले, जिस पर्सन की किडनी में कैल्कुलाई हो गया है यानी कि स्टोन्स हो गए हैं, उसको कमर और पीठ में हमेशा बहुत दर्द रहेगा। धीरे धीरे ये जो दर्द है कमर और पीठ से आगे प्रोग्रेस होकर के पेल्विक एरिया में आ जाएगा, पेल्विक एरिया में और एब्डोमेन में। ठीक है, तो जिस साइड की किडनी, अगर मान के चलते हैं राइट साइड की किडनी अफेक्टेड है, तो राइट साइड में कमर में पीठ में दर्द होगा, राइट साइड में एब्डोमेन में दर्द होगा। उसके बाद ये जो दर्द है धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर के आपके जेनाइटल्स में और जो थाई वाला पोर्शन है आपके लेग का, तो ये पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेन होता है किडनी स्टोन्स का। ठीक है, अब किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट क्या है, अगर स्टोन्स छोटे होते हैं, ठीक है, तो कई बार उनको मेडिसिन दे करके उनको डिज़ोल्व करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर मेडिसिन से भी उनका डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं कैल्कुलाई, तब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के हेल्प से क्या किया जाता है कि किडनी स्टोन्स जो होते हैं उनको हिट किया जाता है, छोटा धीरे धीरे उनके ऊपर ब्लो किया जाता है, मारा जाता है उनको बेसिकली। तो उनको जब हिट करते हैं या उनको किसी चीज़ से ठोकते हैं या मारते हैं, तो फिर वो जो कैल्कुलाई है वो टूट जाता है, टूट करके फिर वो यूरिन के साथ साथ धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो या तो मेडिसिन के थ्रू भी ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर अगर मेडिसिन से भी कोई फ़ायदा ना हो तो उसके लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो लास्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट डिजीज़ पे, दैट इज़ द पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो पाइलोनेफ्राइटिस में बेसिकली क्या होता है, जो किडनी के अंदर कैलिसेस होते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं, और किडनी का जो पेल्विस होता है, किडनी पेल्विस जो होता है यानी कि रीनल पेल्विस जो होता है, उसके अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से जो रीनल पिरामिड्स होते हैं, रीनल कैलिसेस होते हैं, रीनल पेल्विस जो होता है, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है यानी कि सूजन आ जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं
पाइलोनेफ्राइटिस। तो पाइलोनेफ्राइटिस का रीज़न क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो पर्सन हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन नहीं करता, गंदे कपड़े यूज़ करता है, गंदे कपड़े पहनता है, रेगुलरली वॉश नहीं करता है, ठीक है, उन लोगों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर मतलब उनके जेनाइटल्स में, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाए तो बैक्टीरिया जो डेवलप होते हैं वो बैक्टीरिया यूरेटर और यूरिथ्रा के रास्ते से होते हुए किडनी तक क्या कर सकते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। और किडनी में स्प्रेड हो जाने के बाद में फिर क्या होगा? जो रीनल पेल्विस, रीनल कैलिसेस होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, सूजन कॉज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है? बहुत सीवियर पेन होने लगता है किसी भी पर्सन को, ठीक है, बुखार आ जाता है बहुत ज़्यादा, और पीठ में और ये कमर वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। उसके अलावा पर्सन को बार बार यूरिन जाने की अर्ज होती है, मतलब यूरिन एलिमिनेट करने की अर्ज होती है, लेकिन ज़्यादा यूरिन जो है वो निकल नहीं पाता, ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसके सिम्टम्स हैं? वो पाइलोनेफ्राइटिस के सिम्टम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज पे हम लोग आते हैं, दैट इज द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में बेसिकली जो ग्लोमेरुलस होता है नेफ्रॉन में, ग्लोमेरुलस में आ जाती है स्वेलिंग, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलस में। तो इन ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पुअर हाइजीन के वजह से हो सकता है, या फिर किसी स्पेसिफिक ड्रग से, मतलब किसी स्पेसिफिक मेडिसिन से अगर किसी पर्सन को कोई भी एलर्जी हो, ठीक है, तो ड्रग्स के एलर्जी के वजह से भी जो है ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। तो इससे बेसिकली होता क्या है? इससे बेसिकली ये होता है कि ग्लोमेरुलस जो है वो प्रोटीन्स और आरबीसीज को रिटेन नहीं कर पाता है। मतलब जनरली ग्लोमेरुलस प्रोटीन्स और आरबीसीज को छोड़ करके बाकी चीज़ों को क्या करता है? छानता है या बाकी चीज़ों को रिमूव करता है। लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने से क्या होता है कि ग्लोमेरुलस जो है वो आरबीसी और जो प्रोटीन्स होते हैं उनको भी पास कर देता है, और आरबीसी और प्रोटीन्स जो है वो भी यूरिन के का पार्ट बन जाते हैं, और यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। यूरिन के साथ साथ मतलब ब्लड जो है वो भी जाने लगता है, ठीक है। ब्लड जाने से फिर यूरिन का कलर रेड हो जाता है। फिर अगेन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने से सिम्टम्स क्या होंगे? पेन होगा आपको बहुत ज़्यादा, यूरिनेशन करने के टाइम पे फिर पेन होने लगता है। तो इस तरीके के रिजल्ट्स जो है, इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं वो आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब सेकेंड लास्ट हम लोग आते हैं सिस्टाइटिस में, ठीक है। तो सिस्टाइटिस में बेसिकली क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है, ठीक है। अब ये हो किस वजह से सकती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ सकती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है सिम्टम्स की? यूरिनेशन करने के टाइम पे जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब बार बार यूरिन जाने की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन ज़्यादा यूरिन निकलेगा नहीं, ठीक है। और जो आपका ब्लैडर होगा, यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन भी होगा। उसके साथ साथ कई बार ये भी देखा गया है कि फीवर भी आ सकता है, ठीक है। तो दिस वॉज द सिम्टम्स ऑफ द सिस्टाइटिस। अब सिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है? सिस्टाइटिस जो है वो सिंपल जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से होता है, तो सिंपल एंटीबायोटिक्स देने से सिस्टाइटिस जो है वो ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। फाइनली हम लोग आते हैं लास्ट डिजीज़ पर, डिसऑर्डर पर, दैट इज़ द हाइपरटेंशन। अब ये बोलोगे आप लोग कि भाई हाइपरटेंशन तो हम लोग ब्लड प्रेशर को इंक्रीज होने की कंडीशन में कहते हैं, तो हाइपरटेंशन का किडनी से रिलेटेड या एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्या रिलेशन है? ठीक है, रिलेशन ऐसे होता है कि जो रेनिन एंजाइम सिक्रीट करता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, JGA, ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जो रेनिन रिलीज करता है, अगर लार्ज अमाउंट में रेनिन का सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? रेनिन जो है ज़्यादा क्वांटिटी में एंजियोटेंसिन बनाने लगेगा। और एंजियोटेंसिन का काम क्या है? एंजियोटेंसिन का काम है कि वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लड वेसल्स को सकरा कर देता है, और ब्लड वेसल्स को सकरा करके फिर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो अगर ज़्यादा रेनिन बनेगा तो ज़्यादा एंजियोटेंसिन बनेगा, ज़्यादा एंजियोटेंसिन बनेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है अगर ज़्यादा रेनिन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन भी किसी भी पर्सन को हो सकता है।
ठीक है। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग ये चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो के साथ में मैं आप लोगों को चैप्टर के नोट्स जो हैं और चैप्टर से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस है वो भी आप लोगों को मैं सेंड करूँगी। और अगर आज के टॉपिक में आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।